हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे पाकिस्तान जो है वो अपनी F-16 की जो फ्लीट है उसको बढ़ाने में लगा हुआ है और कैसे ये जो F-16s हैं वो अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन है और उनके सबसे घातक हथियार है। यहाँ तक कि ये जो F-16s है पाकिस्तान अपने JF-17 ब्लॉक 3 से भी रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान द्वारा यही कोशिशें करी जा रही हैं कि कहीं से F-16s मिल जाए और जो उनकी F-16 की फ्लीट है वो बढ़ जाए, ताकि जो इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्न फाइटर्स हैं जैसे कि रफाल हो गए और Su-30 MKIs हो गए जो कि फ्यूचर में अपग्रेड होने वाले हैं, उनके अगेंस्ट में इनके पास कोई ऐसा हथियार हो जो कि उनके पोटेंशियल को मैच करे। F-16 कितना भी अपग्रेड हो जाए रफाल को मैच नहीं कर सकता है, पर रफाल के अगेंस्ट में उनके पास और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको वो खरीद सकते हैं। रशिया से Su-35 जो है वो लिया जा सकता है, पर इसके कम चांसेस हैं कि रशिया Su-35 पाकिस्तान को देगा। तो इंडियन एयरफोर्स की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा बेटर हो रही हैं। मीटियोर जैसी जो मिसाइल्स हैं वो सर्विस में आ गई हैं। अस्त्र मार्क 1 सर्विस में आ गई है जिसकी कैपेबिलिटी जो है वो AIM-120C5 AMRAAM को मैच करती है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा यूज़ करी जाती है। साथ में फ्यूचर में अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 भी आने हैं। तो इंडियन एयरफोर्स अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा बेटर कर रही है। तो इस चैलेंज को मीट करने के लिए पाकिस्तान को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और उनकी साइड से कोशिश करी जा रही है कि AMRAAM के जो C7 वर्जन है उनको एक्वायर करा जाए, पर इसके चांसेस कम लगते हैं कि अमेरिका द्वारा ये चीज़ दी जाएगी। तो प्रैक्टिकली बात करें, ले देकर पाकिस्तान के पास चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जो अपने पूरे मिसाइल आर्सेनल को पाकिस्तान के साथ शेयर करना चाहेगी। तो चाइना द्वारा भी काफ़ी एम्बिशियस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें PL-15 और PL-21 जैसी लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स शामिल हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मिसाइल्स हैं वो JF-17 में इंटीग्रेट हो सकती हैं, जिसकी कुछ लिमिटेशन है। JF-17 एक छोटा एयरक्राफ्ट है जिसका इंजन भी कंपैरेटिवली F-16 के कम पावरफुल है, तो जिसकी वजह से जो इसमें रडार लगता है वो भी F-16 के या फिर किसी बड़े एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा वीक है। F-16 की बात करें तो वो मीडियम कैटेगरी के आसपास पहुंचता है, पर ये बात भी आपको क्लियरली बता दें, इंटरनल फ्यूल पे F-16 की रेंज काफ़ी कम है। और अगर एक बार आप लॉन्ग टर्म पेट्रोलिंग के बाद डॉग फाइट में पड़ते हैं तो F-16 अपना फ्यूल काफ़ी जल्दी लूज़ करता है। सेम प्रॉब्लम MiG-29 के साथ भी थी, पर MiG-29 में उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो UPG अपग्रेड किया गया उसमें कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स को लगाया गया, जिसने इसकी रेंज बढ़ा दी। साथ में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का भी जो ऑप्शन है वो दे दिया। पाकिस्तान के F-16 के साथ इशू ये है कि उनके जो F-16 है वो खाली फ्लाइंग बूम टैंकर से ही रिफ्यूलिंग करवा सकते हैं और पाकिस्तान के पास जो टैंकर्स हैं वो प्रोबो ड्रोग वाले हैं। और हम यहाँ पर IL-78 की बात कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के जो F-16 है उनको लॉन्ग टर्म फ्लाइंग करनी हो या फिर पेट्रोलिंग करनी हो ऐसे मौके पर जहाँ पर अटैक होने का चांसेस हो, तो उनको ड्रॉप टैंक्स को कैरी करना पड़ता है जो उनके पेलोड कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। साथ में F-16 के वेपन पैकेजेस को बेटर बनाने के लिए जो AIM-120C7 मिसाइल है उसके चांसेस कम लग रहे हैं कि अमेरिका उसे पाकिस्तान को देगा। तो एक ऐसे एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना जिसके फ्यूचर में वेपन्स आप ना इंटीग्रेट कर पाएँ कोई फ़ायदा नहीं है। साथ में एक एयरफ्रेम की लिमिटेशन होती है। जो पाकिस्तान के मैक्सिमम F-16 है वो इनिशियल बैच के ब्लॉक 15 F-16s हैं, जिनमें अपग्रेड की भी लिमिटेशंस हैं। तो कुछ पाकिस्तानियों का ये क्लेम है कि अपग्रेड के बाद ये ब्लॉक 40 के बन गए हैं, तो ऐसा नहीं होता। और अगर ये ब्लॉक 40 के लेवल के भी हैं तो ब्लॉक 40 बहुत पहले आया था। इवन ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड को भी आज के हिसाब से आउटडेटेड ही माना जाता है। तो भले ही आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी हो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, पर हर प्लेटफॉर्म की एक लाइफ होती है जिसके बाद आपको उससे रिप्लेस करना पड़ता है। तो पाकिस्तान के पास F-16 का कोई रिप्लेसमेंट दिखाई देता है तो वो J-10 दिखाई देता है, जिसको हम पहले ही F-16 के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट यानी कि ब्लॉक 70 से कंपेयर कर चुके हैं। तो दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी हम आगे प्ले कर देंगे ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक पॉइंट यहाँ पर हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि जो मेंटेनेंस आपको F-16 के साथ मिल गया और जो सर्विसेबिलिटी और अवेलेबिलिटी F-16 के साथ मिल गई, बहुत मुश्किल है कि वो J-10 के साथ मिल पाए। पर कैपेबिलिटी डेफिनेटली F-16 से 20 ही होगी, 19 नहीं होगी। तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं F-16 ब्लॉक 70 को और J-10 को। तो जैसा कि हम जानते हैं जो ताइवानीज एयरफोर्स है वो पहली कस्टमर है
F-16 ब्लॉक 70 की, और वो अपने सारे जो एयरक्राफ्ट सर्विस में हैं उसको अपग्रेड करने वाले हैं ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड में, और वो करीबन 160 प्लस F-16 ब्लॉक 70 को ऑपरेट करेंगे फ्यूचर में। तो जो सबसे बड़ा खतरा है ताइवान को वो चीन से है, और चीन J-10C को काफ़ी बड़े नंबर में ऑपरेट करती हैं। तो ये दोनों सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं और काफ़ी मॉडर्न है, तो इनके बीच में जो कंपैरिजन है वो सेंस बनाता है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो 3 फैक्टर पे ये जो कंपैरिजन है वो होगा, जैसा कि हम पहले करते थे, एवियोनिक्स, मनोवरेबिलिटी और वेपन्स। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एवियोनिक्स से। तो एवियोनिक्स की बात करें तो F-16 ब्लॉक 70 में ऑफर किया गया है नया AESA रडार, जो कि AN/APG-83 सेबर रडार है, जिसे स्केलेबल एजाइल बीम रडार कहा जाता है। तो ये एक अपग्रेड है APG-80 रडार पे, जो कि एक AESA रडार था जो पहले F-16 में लगा आता था। और ऐसा बताया जाता है कि जो APG-83 रडार है उसको बनाया गया है F-22 के और F-35 के रडार पर काम करने पर जो एक्सपीरियंस मिला है उसको यूज़ करते हुए। तो इस रडार में काफ़ी ऐसे फीचर्स होंगे जो कि F-22 और F-35 के रडार प्रोवाइड कराते होंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं F-16 का जो नोज कोन का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर 1000 यानी कि 1000 के आसपास TR मॉडल से ज़्यादा फिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रडार एंटीना साइज F-16 के लिए पुराना सर का दर्द बना हुआ है, पर AESA रडार जो परफॉर्मेंस देते हैं वो पिछले मैकेनिकल रडार के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतरीन रहती है। तो वो जो पुराना इशू था वो अब इतना बड़ा नहीं रह गया है। साथ में वेस्टर्न इंजन जो है वो सफिशिएंट पावर प्रोवाइड कराते हैं रडार को, तो उसकी परफॉर्मेंस वैसे ही अच्छी रहती है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये रडार 64 के करीब टारगेट को एक बार में ट्रैक कर सकता है, और ये मल्टीपल टारगेट को एक बार में इंगेज कर सकता है, जहां पर नंबर 6 से 8 तक हो सकते हैं। तो रडार की परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है। ये मल्टीपल मोड के साथ आता है, और एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड रोल्स ये साइमल्टेनियसली एक ही साथ परफॉर्म कर सकता है। साथ में ट्रैक भी दोनों जगह एक साथ मेंटेन कर सकता है। आगे और बात करें तो ये टेरेन अवॉइडेंस मोड के साथ आता है, जहां पर रडार जो है इसको टेरेन की जानकारी देता रहता है, तो लो लेवल फ्लाइंग करने में इस एयरक्राफ्ट को परेशानी नहीं होगी। बाकी जो लिंक 16 डेटा लिंक था F-16 में उसको काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा फास्टर रेट में और ज़्यादा सिक्योरली अब शेयर करी जा सकती है। साथ में जो सिंगल मिशन कंप्यूटर था उसको रिप्लेस करके 3 मिशन कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिसने प्रोसेसिंग और भी ज़्यादा तेज़ कर दी है। तो अब खतरे को पहचानना और इंगेज करना और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है। साथ में जो डिस्प्ले है उसको भी बदला गया है, और एक लार्ज हाई रिजोल्यूशन सेंटर पेडेस्टल डिस्प्ले को लगाया गया है। तो जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और जो एयर टू एयर स्ट्राइक परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। साथ में एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। बाकी GPS सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया है, और जो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव किया गया है। अब बात करते हैं J-10C की। J-10 की बात करें तो इसका जो AESA रडार है वो J-10B में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और ये NRIET के द्वारा बनाया गया है। इसको बनाने में करीबन 8 साल का वक्त लगा, और ऐसा माना जाता है कि इसमें 1200 यानी कि 1200 के आसपास TR मॉड्यूल्स हैं। तो J-10 की अगर आप नोज कोन देखें तो वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर लगती है F-16 जैसी। तो इसमें भी F-16 वाला सेम इशू है कि जो रडार लग सकता है उसमें ज़्यादा बड़ा एंटीना नहीं लगाया जा सकता, जिसकी वजह से इसमें जो मैक्सिमम TR मॉड्यूल्स हैं वो 1200 यानी कि 1200 दिए हुए हैं। तो इस रडार के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बाहर नहीं है। तो इसमें करीब 200 TR मॉड्यूल्स ज़्यादा हैं सेबर रडार से। पर यह चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी है कि जो वेस्टर्न इंजन्स होते हैं वो बेटर पावर प्रोवाइड कराने में सक्षम होते हैं रडार को चाइनीज़ और रशियन इंजन के कंपैरिजन में। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है TR मॉड्यूल्स ज़्यादा होने के बाद भी वो आसपास हो सकती है APG-80 रडार के, जो कि F-16 ब्लॉक 60 में लगकर आते हैं। तो इसकी रेंज 5 मीटर स्क्वायर RCS के लिए करीबन 165 किलोमीटर के आसपास हो सकती है, और 3 मीटर स्क्वायर RCS के लिए 140 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। बाकी रडार मोड्स जो हैं वो भी सेबर में बेटर होंगे, क्योंकि उसको बनाया गया है उनके 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जहां पर APG-77 और APG-81 यानी कि F-22 और F-35 के रडार से जो एक्सपीरियंस मिला है उसको यूज़ किया गया है। तो जो सेबर रडार है वो यहाँ पर बेटर निकल कर सामने आएगा। तो यहाँ पर इतना एस्टिमेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो
J10 का रेडार है उसकी डिटेल कहीं भी बाहर नहीं है, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है और उस पर बेस्ड बाकी इन्फॉर्मेशन को मिलाकर चीज़ों का एस्टिमेशन करना पड़ रहा है। बाकी डेटा लिंक की बात करी जाए तो चाइना ZKJ नाम का डेटा लिंक यूज़ करता है जो कि अभी मैच्योर नहीं है, तो लिंक 16 काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है और इससे बेटर होगा। कॉकपिट की ही बात कर लें तो J10C का कॉकपिट काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, पर F16 का ज़्यादा बेटर है और डेटा फ्यूजन उसमें ज़्यादा बेटर हुआ है। तो एवियोनिक्स के मामले में जो F16 वाइपर है यानी कि ब्लॉक 70 है वो J10C से बेटर निकल कर सामने आएगा। पर एक जगह जहां पर F16 मात खाता है J10 से वो उसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर होगा। J10C इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के साथ आता है, का मतलब ये है कि वो टारगेट को बिना अपना रडार ऑन किए लॉक कर सकता है करीबन 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से। साथ में क्योंकि ये IR सेंसर को ट्रैक करता है तो RCS लो होने के बाद भी ऑब्जेक्ट को ये ट्रैक कर सकता है दूर से। तो ये चीज़ आपको बता दें कि F16 ब्लॉक 70 जो है उसमें RCS को काफ़ी ज़्यादा कम किया गया है और ऐसा माना जाता है कि ये नंबर 1.5 से नीचे आकर 0.5 मीटर स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर अपना J10 यूज़ करके F16 को ट्रैक कर सकता है अच्छे खासे डिस्टेंस से। बाकी अगर RCS की ही बात करें तो J10 का जो RCS है वो F16 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इसका विंग एरिया थोड़ा ज़्यादा है और साथ में इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा है। तो F16 का जो रेडार है वो J10 को पहले देखेगा। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मनोवरेबिलिटी की। तो F16 का जो डिज़ाइन है वो क्रॉप्ड डेल्टा है जिसकी वजह से जो विंग एरिया है वो कम है। ड्रैग कम होने की वजह से जो सस्टेन टर्न रेट है वो काफ़ी अच्छा निकल आता है F16 से, पर इंस्टेंटेनियस टर्न रेट जो है वो कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा डेल्टा विंग के हिसाब से। तो सस्टेन डॉग फाइट में F16 को एडवांटेज मिलेगा और डेल्टा विंग होने की वजह से, विंग एरिया ज़्यादा होने की वजह से, साथ में कनार्ड्स की वजह से जो J10 का इंस्टेंटेनियस टर्न रेट है वो ज़्यादा है, तो उसे सिंगल सर्कल डॉग फाइट में एक एडवांटेज मिलेगा। साथ में जो J10C है वो थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आता है, तो स्टॉल रिकवरी ज़्यादा बेटर मिलेगी J10C के साथ और लो स्पीड में ज़्यादा बेटर कंट्रोल रहेगा J10 के पास। तो यहाँ पर डॉग फाइट में उसे डबल एडवांटेज है। तो मनोवरेबिलिटी में जो क्रेडिट है वो हमको J10 को देना पड़ेगा। लेकिन अगर फाइट सस्टेन टर्न रेट पर आती है तो J10 यहाँ पर परेशानी में पड़ सकता है। विंग एरिया ज़्यादा होने की वजह से, ड्रैग ज़्यादा होने की वजह से वो स्पीड बहुत जल्दी लूज़ करेगा और डॉग फाइट्स में स्पीड लूज़ करना यानी लाइफ लूज़ करना होता है। बाकी अगर हम रेट ऑफ क्लाइंब वगैरह की बात करें तो F16 को यहाँ पर एडवांटेज है क्योंकि उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो बेटर है, यानी कि स्लो स्पीड से रिकवरी उसकी ज़्यादा फास्ट होगी। पर ये कोई बहुत आउटस्टैंडिंग एडवांटेज नहीं है क्योंकि J10C जो है वो थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के साथ आता है, तो वो भी स्लो स्पीड से रिकवरी जल्दी कर सकता है। तो मनोवरेबिलिटी में यहाँ पर एडवांटेज J10 को है। तो अब फाइनली बात करते हैं वेपन्स की। तो F16 क्लोज कॉम्बैट के लिए AIM-9X साइडविंडर को यूज़ करता है। ये उसके लेटेस्ट वर्जन है जो कि टारगेट को लॉक करने की जिम्बल लिमिट देते हैं वो 90 डिग्रीज तक है। तो हेलमेट माउंटेड साइट को यूज़ करते हुए ये क्लोज रेंज में टारगेट को 90 डिग्रीज तक लॉक कर सकता है और ये मिसाइल बहुत ज़्यादा मनोवरेबल है और अगर इसकी रेंज में आपने मिसाइल को लॉन्च कर दी तो टारगेट का डिस्ट्रॉय होना ऑलमोस्ट तय माना जाता है। बाकी BVR रेंज की बात करें तो ये AIM-120 AMRAAM के डिफरेंट वेरिएंट्स को फायर करने में सक्षम है। यहाँ पर आपको बता दें जो AMRAAM के वेरिएंट्स हैं वो 105 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है, जहाँ पर जो D वेरिएंट है जिसे C8 कहा जाता है वो 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। साथ में AIM-260 मिसाइल पर भी काम चल रहा है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। बाकी अगर J10C की बात करें तो वो क्लोज रेंज के लिए PL-10E मिसाइल को यूज़ करता है। ये चाइना की लेटेस्ट क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है जो खुद भी 90 डिग्रीज की जिम्बल लिमिट तक टारगेट को लॉक करने में सक्षम है। इसको भी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को यूज़ करके टारगेट पे लॉक किया जा सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा मनोवरेबल मिसाइल है जो कि 50G तक के टर्न ले सकती है और ये पॉसिबल हुआ है इसकी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल्ड मोटर से। तो ये भी क्लोज रेंज में AIM-9X जितनी ही डेडली है। बाकी मीडियम रेंज के लिए PL-12 मिसाइल यूज़ करी जाती है J10C द्वारा।
जो कि AIM-120 AMRAAM के कंपैरिजन में उतनी अच्छी मिसाइल नहीं है, जिसकी रेंज करीबन 100 किलोमीटर्स के आसपास क्लेम करी जाती है, पर 70 किलोमीटर्स तक उसको इफेक्टिव माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा डेडली उसे 40 किलोमीटर की रेंज के आसपास बताया जाता है। वहीं पर जो AMRAAM के वेरिएंट्स F-16 फायर करने में सक्षम होगा वो 160 किलोमीटर तक जाते हैं। तो मीडियम रेंजेस के लिए जो F-16 है उसके वेपन्स ज़्यादा बेटर हैं। बाकी लॉन्ग रेंज में PL-15 को देखा गया है J-10C के साथ। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दें कि PL-15 की जो रेंज कई जगह बताई जाती है 400 किलोमीटर के आसपास, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो उनकी लेटेस्ट PL-21 की रेंज है, जिसको टेस्ट करते हुए देखा गया है J-16 फाइटर के साथ। तो PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर के आसपास की होगी, जो कि इक्विवेलेंट होती है AIM-260 मिसाइल के बराबर, जो F-16 फायर करने में सक्षम होगा 2022 के बाद, जब उसे IOC मिल जाएगी। तो ये जो वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं, ये फाइटर साइज एयरक्राफ्ट के खिलाफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा मनूवरेबल होते हैं। लॉन्ग रेंजेस होने की वजह से आपको ज़्यादातर इसके फ्लाइट पाथ में मिसाइल को गाइड करना पड़ता है। तो अगर आप एक लॉन्ग रेंज हिट लेते हैं और मिसाइल को लंबे समय तक गाइड करते हैं, तो एनिमी आपके मिसाइल लॉन्च को एंटिसिपेट करके ऐसे मनवर्स परफॉर्म कर सकता है कि वो आपके रडार से गायब हो जाए, जिसकी वजह से आपकी मिसाइल जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो लॉन्ग रेंज पे होने के बाद भी आप इस मिसाइल को एक पर्टिकुलर रेंज पर आकर ही फायर करेंगे, तभी मिसाइल इफेक्टिवली टारगेट को इंगेज करेगी। तो PL-15 ज़्यादा बेटर है या AIM-260 बेटर होगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। वेपन एडवांटेज की बात करें तो वो F-16 को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो मीडियम रेंजेस की मिसाइलें हैं वो ज़्यादा बेटर हैं चाइनीज़ मिसाइलों से। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये होगा कि ये दोनों एयरक्राफ्ट काफ़ी नेक टू नेक हैं, पर बेटर एवियोनिक्स और बेटर वेपन की वजह से जो F-16 है उससे एक एडवांटेज है। तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।